नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। बीए पार्ट 1 में पॉलिटिकल थियोरी के पेपर में मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया है। कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, इसी बीच लॉकडाउन हो गया और क्लासेस रुक गई। अब जो टॉपिक बाकी रह गए हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और आशा है कि आप लोगों के लिए ये मददगार होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें कि जनता के द्वारा शासन किया जाए, जनता के लिए शासन किया जाए और जनता ही उसमें सहायक हो, जनता ही उसका उद्देश्य हो। लोकतंत्र यानी अंग्रेजी का डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के डेमस और क्रेसी से मिलकर बना हुआ है। डेमस का मतलब होता है जनसाधारण या जनता। क्रेसिया या क्रेसी का मतलब होता है शासन या सरकार चलाना। इस तरह से डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जनता की सरकार या जनता के द्वारा शासन। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की अवधारणा समाज में व्याप्त रही है। समाज में शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र का इस्तेमाल होता रहा है। प्राचीन यूनान में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में, विशेषकर एथेंस आदि में, जो सामूहिक निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया थी उसमें लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। जो स्वतंत्र जन होते थे वो लोकतंत्र की तरह आपस में बैठ करके और राज्य को चलाने के लिए और सार्वजनिक मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते थे। लेकिन यह लोकतंत्र का बहुत ही सीमित रूप था। इसमें स्वतंत्र जनों में केवल पुरुष और स्वतंत्र पुरुष शामिल थे। दासों को, विदेशी लोगों को और महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। प्राचीन यूनानी लोकतांत्रिक विचारों में प्लेटो और अरस्तू के इस बारे में क्या विचार है उनको बता देना आवश्यक है। प्लेटो लोकतंत्र के पक्ष में विचार नहीं प्रस्तुत करता, क्योंकि ये माना जाता है कि प्लेटो के गुरु सुकरात को विष का प्याला या हत्या करने का जो आदेश दिया था वो वहाँ की एक लोकतांत्रिक सभा या वो वहाँ की लोकतंत्र का ही परिणाम वो मानता था। इसलिए उसने लोकतंत्र की बजाय दार्शनिक राजा यानी एक व्यक्ति जो दार्शनिक रूप से शासन करे उसके पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया या अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तू के विचार इससे थोड़े से अलग हैं। अरस्तू लोकतंत्र के विषय में संविधानों के अध्ययन के दौरान चर्चा करता है। वह बताता है कि किस तरह से संविधान अलग अलग होने पर संविधानों के अलग अलग स्वरूप होते हैं, और वह यह भी बताता है कि भीड़ तंत्र और अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, इस तरह से वह संविधानों का वर्गीकरण करता है उनमें शासन किए जाने के लोगों की संख्या के आधार पर और उनके अच्छे और बुरे रूपों के आधार पर। निष्कर्ष के रूप में हम बस इतना ही बताना यहाँ पर उचित समझते हैं कि अरस्तु लोकतंत्र के सीधे पक्ष पे तो नहीं है, किंतु कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की जो सम्मिलित व्यवस्था है उसका उसने पक्ष लिया है और उसे लागू करने के लिए व्यवहारिक माना है। भारतीय इतिहास में भी लोकतंत्र के विषय में बहुत सारे विचार मिलते हैं। जैसे प्राचीन चोल काल में लोकतांत्रिक समितियों की बात या चर्चा मिलती है, और इसके अलावा उत्तरी गणराज्यों में, लिच्छवी इत्यादि में लोकतांत्रिक संघों की बात थी। जो गणराज्य मतलब उनका राजा कुछ लोगों द्वारा चुना हुआ होता था और इस तरह से उसके द्वारा निर्णय लिए जाते थे, शासन पद्धति चलाई जाती थी। इसके अलावा बौद्ध मठों में भी कुछ निर्णय लेने के लिए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सलाका निकाल करके और मतदान करके निर्णय लिए जाते थे। तो इस तरह से अन्य लोकतांत्रिक तरीकों का उल्लेख मिलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पंचायत, जो कि बहुत प्राचीन पारंपरिक रूप से भारत में विद्यमान है, पंचायतों में आपसी समझदारी और आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। अब हम लोकतंत्र के विषय में कुछ सैद्धांतिक बातों की चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की जो पद्धति या लोकतंत्र की जो सिद्धांत हम अभी चर्चा कर रहे हैं वह मुख्यतया उदार लोकतंत्र की बात है। उदार लोकतंत्र यानी जो अभी इस समय हम लोग पद्धति देख रहे हैं। उदार लोकतंत्र की शुरुआत वैसे वैचारिक रूप से लॉक के विचारों में सर्वप्रथम देखी जाती है, जिसने कि व्यक्ति के विवेक और व्यक्ति को महत्व देते हुए 3 प्रमुख अधिकारों की बात की थी। स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता
जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, इन 3 अधिकारों को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना है और प्राकृतिक अधिकारों के रूप में पहली बार लोकतंत्र के विचारों की शुरुआत देखने को मिलती है। 1688 की गौरवशाली क्रांति, जिसमें कि ब्रिटिश राजतंत्र की जगह संसद का शासन स्थापित हुआ, वह लॉक के विचारों से प्रेरित था और इस तरह से लोकतंत्र की प्रथम स्थापना देखने को मिलती है। 1776 के अमेरिकी क्रांति और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में भी लोकतंत्र के प्रति लगाव और लोकतांत्रिक आदर्शों को देखा जा सकता है। इन क्रांतियों के पश्चात स्थापित की गई शासन पद्धतियों में लोकतंत्र का रूप देखने को मिलता है। लोकतंत्र की स्थापना होती है जो धीरे धीरे विकसित और परिमार्जित रूप में हमारे सामने आ रही है। अब हम लोकतंत्र के बारे में कुछ उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वो विशेषताएं हैं जो एक उदार लोकतंत्र में पाई जाती हैं। उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। उदार लोकतंत्र यानी अभी हमारे सामने जो लोकतंत्र का आदर्श रूप प्रस्तुत है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यहाँ पे है, एक से अधिक प्रतिस्पर्धी दल। आप देख सकते हैं पहली विशेषता, एक से अधिक प्रतिस्पर्धी दल का मतलब है कि ऐसे लोकतांत्रिक समाज में, ऐसे समाज में जिसमें कि एक से अधिक प्रतिस्पर्धी दल हों, मतलब कि राजनीतिक दलों की संख्या ज़्यादा हो और वो सत्ता या शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हो, एक फेयर कंपटीशन उनके बीच होता हो, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अथवा सत्ता को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जैसे अभी आप देख सकते हैं, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अमेरिका में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो इस तरह से उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में एक फेयर कंपटीशन, एक सही प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक पदों पर वंशानुगत नहीं बल्कि जनता की इच्छा से नियुक्ति, यह लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजनीतिक पदों पर जो नियुक्तियां होंगी वह किसी वंश के आधार पर नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां करने के लिए जो आधार होगा वह आधार होगा योग्यता का, वह आधार होगा जनमत का। जनमत के द्वारा और योग्यता के द्वारा राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जैसे भारत में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, इनकी नियुक्ति यानी इनका चुनाव होता है और इन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। जबकि अन्य नियुक्तियां योग्यता के अनुसार यानी लोक सेवा आयोग या अन्य नियुक्ति करने वाली संस्थाओं के द्वारा योग्यता के अनुसार किया जाता है और ये सारी संस्थाएं जनता के जनमत या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्देश पर कार्य करती हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है कि किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए वंश, वर्ग या किसी भी तरह के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं बल्कि जनता की इच्छा आवश्यक है। तीसरी इसकी मुख्य विशेषता है कि समय समय पर निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र को स्थायी बनाए रखने के लिए समय समय पर चुनाव होने अति आवश्यक हैं। जैसे भारत में 5 साल पे चुनाव होते हैं अथवा विधानसभाओं या संसद के भंग होने पर पहले भी हो सकते हैं, 5 साल के पहले भी यथास्थिति, लेकिन समय समय पर एक निश्चित 5 साल के बाद तो चुनाव होना तय ही है। तो यह समझा जा सकता है कि निश्चित समय पर चुनाव और निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि चुनाव ऐसी संस्था के द्वारा करवाया जाए जो कि निष्पक्ष हो, सरकार के किसी भी तरह से दबाव में न हो और वह किसी भी तरह के किसी भी पार्टी या किसी भी दल का समर्थन ना करे, किसी भी पार्टी का पक्ष न प्रस्तुत करे। तो इस तरह से निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और वह सरकार के किसी भी तरह से सरकार के प्रतिबंधों से मुक्त है, सरकार की या किसी भी पार्टी के प्रतिबंधों से मुक्त है। वह एक स्वतंत्र चुनाव कराने वाली संस्था है और निष्पक्ष चुनाव उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट कर देना होगा कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है ऐसी मताधिकार की पद्धति, वोट देने की या मत प्रस्तुत करने की ऐसी पद्धति जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो वयस्क हो उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो।
वयस्क के लिए परिभाषाएं अलग अलग देशों में अलग अलग है, कहीं 20 वर्ष, कहीं 18 वर्ष, कहीं 21 वर्ष, किंतु जो भी परिभाषा के अनुसार वयस्क व्यक्ति हो उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। सार्वभौमिक का मतलब है कि वह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, टैक्स पेयर हो या टैक्स पेयर ना हो, वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो अथवा किसी भी रेस यानी किसी भी निर्जाति का हो, किसी भी वंश से हो, उसे अगर वह वयस्क व्यक्ति है तो उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने के साथ साथ ही मतदान का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति लागू है, जबकि अन्य देशों में यह पद्धति बहुत देर से अपनाई गई। ब्रिटेन में उनके संविधान उनके लोकतंत्र की स्थापना के बहुत सालों बाद, कई सालों 100 सालों बाद यह व्यवस्था अपनाई गई, जब 1926 या 27 में उस समय महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। तो और भी अन्य देश हैं जहाँ पे दासों को बाद में, महिलाओं को बाद में मतदान का अधिकार दिया गया, लेकिन भारत में संविधान लागू होने के साथ ही, लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही मतदान सार्वभौमिक था, यानी सबको प्रदान किया गया था मतदान का अधिकार। एक और बात महत्वपूर्ण है, वह ये कि मतदान का अधिकार राजीव गांधी के समय काल में 21 वर्ष जो कि वयस्क होने की आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, और वर्तमान में 18 वर्ष से या उसके ऊपर की आयु वाला व्यक्ति मतदान कर सकता है। वयस्क वयस्क हुआ व्यक्ति मतदान कर सकता है। अगली विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि नागरिकों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिन कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, वो कार्य, वो अधिकार उन्हें प्राप्त होने चाहिए। जैसे नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बताए गए हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उन्हें सभा संगठन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें अपना राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह से जो नागरिकों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए जो भी कार्य करने होते हैं, सरकार की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से उन्हें राजनीतिक कार्यों में कार्य करने के लिए जनता को जो भी अधिकार चाहिए, उन अधिकारों को अगर सरकार प्रदान करती है और निष्पक्ष रूप से अगर उन अधिकारों की रक्षा करती है, तभी वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। अगली विशेषता है न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी। न्यायपालिका की आज़ादी को लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। न्यायपालिका की आज़ादी का अर्थ है कि अगर लोकतंत्र के लागू करने में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है अथवा लोकतंत्र के लागू करने के लिए सत्ता प्राप्त दल या सत्ता प्राप्त व्यक्ति अगर कोई बाधाएं उत्पन्न करता है, तो न्यायपालिका द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र उसका निराकरण किया जाए। इसलिए न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी अर्थात जनता के बीच प्रचार के लिए, निष्पक्ष प्रचार के लिए, स्वतंत्र प्रचार के लिए, सरकार की रचनात्मक आलोचना के लिए प्रेस की आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र में न्यायपालिका सरकार के अधीन होती है और प्रेस सरकार के अधीन होता है, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना बहुत ही मुश्किल है। चीन इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ की प्रेस यानी मीडिया, समाचार पत्र इत्यादि सरकार के अधीन है और वह वही प्रचारित करते हैं जो सरकार उन्हें आदेश करती है। इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं संभव है। लोकतंत्र के सिद्धांत में अन्य और भी विशेषताएं या अन्य आवश्यक तत्व जोड़े जा सकते हैं, किंतु अभी इतने पर्याप्त हैं, और इसके अलावा और भी आप जो आवश्यक तत्व होंगे वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। लोकतंत्र के लाभ या उसकी आवश्यकता, उसका औचित्य क्या है, यह पता कर लेते हैं। लोकतंत्र पर की स्थापना क्यों करनी चाहिए? पहला है सत्ता पर नियंत्रण। सत्ता पर नियंत्रण का अर्थ है कि लोकतंत्र ये वह पद्धति है जो सत्ता यानी शासन की शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर नियंत्रण रखती है। वह नियंत्रण किस चीज़ का होता है? वह नियंत्रण जनता का या जनमत का नियंत्रण होता है, अर्थात वही कार्य होंगे जो कार्य जनता चाहती है।
व्यक्ति निरंकुश होकर के या सत्ताधारी व्यक्ति निरंकुश होकर के मनमाने कार्य नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव के द्वारा उन्हें उनके पद से और उनकी शक्तियों से वंचित किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, उसका औचित्य है, उसका लाभ है, वह यह है कि यह सत्ता पर जनता का नियंत्रण रखती है। एक अन्य लाभ के रूप में देखा जा सकता है कि शासन में जनता का सहयोग। आप देख सकते हैं कि जनता की जो भागीदारी है, वह जन सामान्य की भागीदारी है, वह शासन की जितनी भी पद्धतियां हैं उनमें लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से देखी जा सकती है। जैसे लोकतंत्र में ही जनता अपने निर्णयों के लिए सरकार से अनुरोध कर सकती है, अपने पक्ष में निर्णयों के लिए अपने जनमत को जुलूस के माध्यम से, धरने के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती है। जनता शासन कार्य में सरकार की नीतियों को पालन करवाने में सहयोग कर सकती है, जैसे जनगणना की नीतियां हैं, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य की नीतियां हैं, या फिर जितने भी सरकारी नीतियां हैं उनमें सरकार जनता सहयोग करके और अपना पक्ष रख सकती है। इसके अलावा उसका विरोध भी कर सकती है, विरोध और अनशन के माध्यम से उसके पक्ष में सभा करके। और जैसे बहुत सारे प्रतीकात्मक समर्थन होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस में शामिल होना और स्वतंत्रता दिवस में शामिल होना, ध्वज का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना। तो इस तरह के अन्य कार्यों से जनता अपने लोकतंत्र में और अपने शासन में सहयोग को प्रदर्शित करती है। एक अन्य लाभ के रूप में सार्वजनिक विषयों पर जन जागरूकता को लिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे प्रचार होते हैं, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि चुनाव के दौरान कितने ज़्यादा सार्वजनिक मुद्दों पर जनता में आपस में बहस होती है, जनता में आपस में वार्तालाप होता है और उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, उसके गुण और अवगुणों को प्रदर्शित किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जनता में जो सार्वजनिक विषय हैं उनके बारे में जागरूकता फैलती है और वह उसके लाभ और हानि को, उसके गुण और अवगुणों को जानती है और उसके बारे में निर्णय ले सकती है। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा लाभ है कि जनता अपने निर्णयों को लेने के लिए, उसको समझने के लिए जागरूक होती है। एक अन्य इसके लाभ है परस्पर सद्भावना और समानता तथा बंधुत्व की भावना। एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो वोट देता है उसके वोट का वैल्यू बराबर होता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ भी हैसियत रखता हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का वोट बराबर होता है। तो लोकतंत्र की स्थापना से जनता में आपस में समानता की भावना और बंधुत्व की भावना, एक देश की लोकतंत्र के भागीदार होने के साथ एक देश के भाई बहन होने की भावना उत्पन्न होती है, समानता की भावना उत्पन्न होती है। मैंने बताया ही कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट बराबर है और लोग एक दूसरे को बराबर समझते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के गरीब से गरीब आदमी के पास लोकतंत्र यानी चुनाव के समय बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े उद्योगपति जो कि चुनाव में भागीदार होते हैं, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके जाते हैं। तो इस तरह से सद्भावना और समानता की जो भावना है वह लोकतंत्र में देखी जा सकती है। हालांकि इन सब लोकतंत्र के इतने सारे लाभ हैं तो लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हैं। जैसे पहला देखते हैं कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। भीड़ तंत्र से आशय है ऐसे लोगों की भीड़ या ऐसे लोगों का समूह जिसकी कोई एक नियत दिशा न हो। वास्तव में लोकतंत्र की ये कमी ज़्यादातर उभर कर सामने आती है कि लोगों का जो समूह है वो एक दिशा विहीन कार्य करता है, दिशा विहीन भीड़ के रूप में बन जाता है। ऐसे में वह लोकतंत्र न तो जनमत तैयार कर सकता है और न ही कोई एक ऐसा निर्णय ले सकता है जो जनता के लिए और समाज के लिए लाभदायी हो। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र एक नुकसानदेह शासन पद्धति के रूप में भी सामने आता है। दूसरी लोकतंत्र की कमियों में है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ये दो तरह से समझा जा सकता है। पहला तो इस तरह की लोकतंत्र में जो नेता होते हैं या नेतृत्व जिनके पास होता है, ऐसे लोगों में अगर भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तो वो शासन पद्धति का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में लोकप्रिय निर्णय लेने की जो परंपरा विकसित होती है वह कभी कभी बिगड़कर इस स्थिति तक पहुंच सकती है कि जनता के जो हित में ना हो लेकिन जनता को लोकप्रिय लगे, मतलब जनता को प्रिय लगे, ऐसे निर्णय भी सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो भ्रष्टाचार एक मुख्य समस्या लोकतंत्र के अंतर्गत पाई जाती है के रूप में देखने को मिलता है।
तीसरी एक समस्या है अकुशलता की। आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि जो लोकतंत्र में जनमत व्यक्त किए जाते हैं वो साधारण लोगों के जनमत होते हैं, साधारण लोगों के अपने मत होते हैं जो सामूहिक रूप से व्यक्त किए जाते हैं। अब वो लोग न तो विशेषज्ञ होते हैं शासन कला के, और न ही वो लोग कोई विशेष दक्षता या कुशलता प्राप्त किए होते हैं शासन को चलाने के लिए। ऐसे में लोकतंत्र कभी कभी अकुशल लोगों का शासन भी बन जाता है। फिजूल खर्ची चुनाव में, पार्टियों के द्वारा प्रचार के दौरान, अन्य इमेज बिल्डिंग के लिए, अन्य लोकतंत्र के ऐसे अनेक कार्य हैं जिनमें कि फिजूल खर्ची भारी मात्रा में देखने को मिलती है। चुनाव के दौरान पार्टी अपने प्रचार में भी फिजूल खर्ची करती है, धन का अपव्यय होता है, और इसके अलावा भी शासन सत्ता में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी पार्टियों द्वारा और विपक्षी पार्टियों दोनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किया जाता है और पैसे का और धन खर्च किया जाता है। ऐसे हम देखते हैं कि लोकतंत्र की जैसे कुछ विशेषताएं हैं, उनका लोकतंत्र का जैसे कुछ लाभ है तो उनकी कुछ हानियां भी हैं। लेकिन एक समालोचना के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र अभी तक की ज्ञात जितनी भी शासन पद्धतियां हैं उनमें सबसे अच्छी है, और इसका कोई अभी तक दूसरा अच्छा विकल्प नहीं प्राप्त हो सका है। ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि लोकतंत्र में व्याप्त कमियों को हम दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र को अच्छा बनाएं और कल्याणकारी बनाएं। एक बात तो सबको समझ जाना होगा कि जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत एक आदर्श की तरह हैं, और हमारी जो व्यवहारिक पद्धति है उस आदर्श के जितना नज़दीक है उतनी ही अच्छी है। इस तरह से लोकतंत्र की जो पद्धति हम अपने व्यवहार में लाते हैं वो उस आदर्श के जितने नज़दीक होगी, उसमें जितनी कम कमियां होंगी उतनी ही अच्छी है। एकदम कमी विहीन या शुद्ध लोकतंत्र या किसी भी शुद्ध सिद्धांत की कल्पना करना मुश्किल है, उन्हें व्यवहार में लागू करना मुश्किल है। अब इसके अलावा हम लोकतंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम कुछ उनका परिचय करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए केवल उनका हम परिचय देंगे। विस्तृत रूप से एक विशेष वीडियो बना करके हम इन सिद्धांतों के बारे में अगर आवश्यकता पड़ी तो जरूर बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं। लोकतंत्र का एक सिद्धांत है अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवादी सिद्धांत का मतलब है, ये माना जाता है कि ज़्यादातर लोकतंत्र में जनता का शासन तो होता है, किंतु यह धीरे धीरे बदलते बदलते जनता के शासन की जगह जनता में कुछ विशेष लोगों का शासन हो जाता है। कुछ ऊपर शीर्षस्थ नेता, नेतृत्व के लोग, शीर्षस्थ अधिकारी, उन्हीं के हाथ में शासन रह जाता है। इस तरह से जो अभिजन यानी प्रमुख जन होते हैं वही सारे निर्णय लेते हैं। हम उदाहरण के रूप में ये देख सकते हैं कि सभी पार्टियों के प्रमुख 2-4 नेताओं को ही अधिकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप ज़्यादा अधिकार प्राप्त देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र कहने को तो जनता का शासन है, किंतु इसमें अभिजनवाद की प्रवृत्ति यानी एलिटिस्ट थियरी अप्लाई होती है, और यह अभिजन की जो के सिद्धांत के कारण यह अभिजन के सिद्धांत के कारण निर्णय लेने में कुछ ही लोगों का हाथ रहता है और कुछ ही लोगों को अधिकार प्राप्त रहता है। अगला सिद्धांत देखते हैं बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत लोकतंत्र में अभिजनवादी सिद्धांत से आगे की प्रक्रिया बताता है। वो ये कहता है कि लोकतंत्र में कुछ ही लोगों के हाथों में शक्तियां नहीं रहती, बल्कि कुछ कुछ वर्गों के बहुत सारे समूह बन जाते हैं। लोगों के कुछ कुछ वर्ग या बहुत सारे समूह बन जाते हैं, जैसे कार्यकारी लोगों के अलग समूह बन जाते हैं, व्यावसायिक लोगों के अलग समूह बन जाते हैं, महिलाओं के अलग बन जाते हैं, जाति या वर्ग के आधार पर अलग बन जाते हैं। इन सारे समूहों में सत्ता का जो केंद्र है, शक्ति का जो स्रोत है वो एक जगह केंद्रित न रह करके इन सारे समूहों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बटा होता है। इस तरह से ये बहुत सारे केंद्र शक्ति के होते हैं और ये सारे आपस में समझौता या आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं, और ये सारे समूह बहुल रूप से लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। मतलब लोकतंत्र सारी जनता में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जनता के समूहों में व्याप्त रहता है। एक अन्य विचार है सहभागिता मूलक लोकतंत्र का। सहभागिता मूलक लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की सहभागिता हो। अब यह सहभागिता 2 तरह से हो सकती है। पहला, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता सीधे सरकार के कामों में हस्तक्षेप करे, सरकार के कामों का विरोध करे, सरकार के कामों में
हस्तक्षेप करके उनका विरोध करे या उनका समर्थन करे, सभा करके विरोध करे, अनशन करके विरोध करे या समर्थन में उनके सभा करे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, जैसे कि सरकार की कार्यक्रमों में भागीदारी करके, सरकार के कार्यक्रम जैसे कि जो सेवाएं सरकार संचालित कर रही है, जनगणना है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य जितनी भी सेवाएं हैं उनमें सरकार की कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी के द्वारा। इसके अलावा एक अन्य उपाय भी है, जैसे कि सरकार के प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रकट करके, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्र के झंडे और राष्ट्र के संविधान में अपना आस्था विश्वास प्रकट करके, तो इस तरह से चुनावों में पार्टिसिपेट करके, चुनावों में भागीदारी के द्वारा और सरकार की रचनात्मक आलोचना के द्वारा, तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनमें सहभागिता की जा सकती है। लोकतंत्र का ये सहभागितामूलक सिद्धांत कहलाता है। एक अन्य लोकतंत्र का सिद्धांत है विचारणात्मक सिद्धांत। विचारणात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र की ऐसी स्थिति जिनमें अलग अलग पार्टियां या अलग अलग दल, अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के समक्ष अपने मत प्रस्तुत करते हैं और एक संभावित मतैक्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक दोनों के लिए या सारी पार्टियों, सारे दलों, सारे मतों के लिए संभव रास्ते की तलाश करते हैं या दो सब के लिए जो स्वीकार्य हो ऐसे निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोकतंत्र को विचारणात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। अब लोकतंत्र से जुड़े कुछ अन्य विचार भी हैं जो कि लोकतंत्र के अलग अलग आयामों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में अगर कही जाए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका परिचय देते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार जो लोकतंत्र है यह पूंजीवादी व्यवस्था की एक टूल है, एक उसकी तकनीक है शासन करने की, और ऐसे में यह सही लोकतंत्र या सही शासन पद्धति नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पूंजीवादियों का आधिपत्य होता है और सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग आर्थिक रूप से विपन्न होने के कारण राजनीतिक अधिकारों से भी विपन्न होता है। ऐसे में मार्क्सवादियों का जो लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण है वह सर्वहारा के अधिनायक तंत्र और राज्य विहीन शासन की तरफ ले जाता है। इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लोकतंत्र की जो उदार लोकतंत्र की जो पद्धति है उसका विरोध किया जाता है और उसकी जगह पे राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की कल्पना की जाती है, अथवा उसके पूर्व सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की कल्पना की जाती है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु अभी केवल यहाँ पे इनका परिचय दिया जा रहा है। एक अन्य विचार है लोकतंत्रिक केंद्रवाद का। लोकतंत्रिक केंद्रवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाली पार्टी के प्रमुख जो होते हैं या पार्टी के लोग होते हैं उनके मत को ही जनता का मत मान लिया जाता है। आप लोकतांत्रिक केंद्रवाद की स्थिति चीन में देख सकते हैं, जहां पर कि साम्यवादी दल के ही मत को, साम्यवादी दल के ही निर्णय को जनता का निर्णय माना जाता है, और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र एक पार्टी के तंत्र या पार्टी शासित तंत्र में बदल जाता है। एक अन्य विचार जनवादी लोकतंत्र का है। लोकतंत्र का ये भी एक अलग आयाम है। जनवादी लोकतंत्र वास्तव में सर्वहारा के अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र के सम्मिलन यानी दोनों के मेल मिलाप की स्थिति है। इसमें दोनों स्थितियां यानी सर्वहारा के अधिनायक तंत्र यानी मजदूर वर्ग की एक ऐसी स्थिति की कल्पना करिए जिसमें कि सारे लोग, पूंजीपति वर्ग, अर्ध पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, सारे लोग उस शासन में भाग लेते हैं जैसा कि उदार लोकतंत्र में होता है, किंतु उसमें जो सर्वहारा या श्रमिक वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, उसकी प्रमुखता होती है। इस तरह के लोकतंत्र को हम जनवादी लोकतंत्र कह सकते हैं। एक अन्य लोकतंत्र का आयाम है परामर्शी लोकतंत्र। परामर्शी लोकतंत्र में जनता से ज़्यादातर परामर्श या विचार प्रस्तुत मांगे जाते हैं, लिए जाते हैं, और अलग अलग समूह आपस में निर्णय लेने के लिए आपस में समझौता करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और इस तरह से एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, और इस तरह के लोकतंत्र को परामर्शी लोकतंत्र कहा जाता है। समाजवादी लोकतंत्र की एक अपनी अलग विशेषता है। समाजवादी लोकतंत्र
ऐसा लोकतंत्र है जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, समानता को मुख्य तत्व माना जाता है, और ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना और असमानता को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। समाजवादी लोकतंत्र वैसे तो साम्यवादी या मार्क्सवादियों की विचारधारा के करीब है, किंतु यह एकदम साम्यवादियों या मार्क्सवादियों की तरह नहीं है, बल्कि उनसे अलग है। इसमें राज्य में लोकतंत्र तो स्थापित किया जाता है, किंतु साधनों और को समाजवादी तरीके से इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा धन की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सार्वभौमिक लोकतंत्र का मतलब है एक ऐसी स्थिति जो वैश्वीकरण के पश्चात आई। वैश्वीकरण के पश्चात ज़्यादातर समस्याएं भी वैश्विक हो गईं, और इसलिए समस्याओं से निपटने के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन भी वैश्विक हो गए। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की गई जो कि वैश्विक रूप से पूरे विश्व को संचालित करे। ऐसे में सार्वभौमिक या वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना सामने आती है। कुछ देशों में, जैसे यूरोप में, बहुत सारे देशों ने मिल करके एक अपनी अलग संसद और एक राज्यों से इतर राज्य से बढ़ कर के कई राज्यों की मिला करके एक संसद बनाई, जिसमें कि उन्होंने पूरे यूरोप की समस्या, जो भी उस संसद में शामिल हो, यूरोपियन यूनियन जिसको कहा गया, यूरोपियन यूनियन में जितने भी शामिल सदस्य थे उसमें सबकी समस्याओं का एक मंच से निदान करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह एक सार्वभौमिक या वैश्विक लोकतंत्र का उदाहरण देखा जा सकता है। अब कुछ अंतर देख लेते हैं। पहला तो अंतर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मध्य। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों लोकतंत्र में सहभागिता के रूप में अलग अलग है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सहभागिता करे। सीधे सहभागिता करने वाली जनता सीधे निर्णयों को लेती है और निर्णय लेने में सरकार की मदद करती है। जैसे अभी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में यह व्यवस्था पाई जाती है कि रेफरेंडम के माध्यम से सरकार जनमत इकट्ठा करती है और उसी आधार पर निर्णय लेती है। या फिर आप ग्राम सभा में देख सकते हैं, ग्राम सभा के सभी वोटर्स यानी सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और वो ग्राम सभा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आपस में बैठ करके मिल करके और एक निर्णय लेते हैं, जनमत तैयार करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अलग है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता, जब जिन देशों में आबादी ज़्यादा होती है, विविधता ज़्यादा होती है, क्षेत्रफल बड़े होते हैं, उन देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सहारा लिया जाता है, जैसे भारत। ऐसे में होता क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, और वो प्रतिनिधि जनता के बदले लोकतांत्रिक निर्णय लेने में, सरकार चलाने में, सरकारी निर्णय लेने में वो जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेने का, सरकार चलाने का काम करते हैं। इस तरह में जनता सीधे नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। अब दूसरा अंतर देख लेते हैं, लोकतंत्र अंतर्निहित और सहयोगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी इंट्रिंसिक एंड एज अ टूल। ये जो अंतर्निहित लोकतंत्र होता है, इसका ये मतलब है कि लोकतंत्र अपने आप में एक उद्देश्य है, एक सद्गुण है जिसको कि प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। मतलब लोकतंत्र अपने आप में ऐसा गुण है जिसकी स्थापना की जानी चाहिए। यह एक उद्देश्य, एक लक्ष्य की तरह है। और सहयोगी में मतलब एज ए टूल अगर देखा जाए तो लोकतंत्र ऐसी स्थिति है जो कि एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे राज्य के कल्याण के लिए लोकतंत्र का प्रयोग। तो ऐसे में ये एक टूल की तरह है। और जन कल्याण के लिए लोकतंत्र का प्रयोग, इस तरह से शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र का प्रयोग ये टूल या टेक्निक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अंतर्निहित या इंट्रिंसिक जो डेमोक्रेसी की बात होती है, उसका ये मतलब होता है कि लोकतंत्र अपने आप में एक उद्देश्य है, एक सद्गुण है जिसे स्थापित किया जाना चाहिए। एक अन्य अंतर है तात्विक और प्रक्रियात्मक का। तात्विक यानी सब्सटेंटिव, और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मतलब प्रोसीजरल डेमोक्रेसी यानी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जैसे समय पे चुनाव, प्रतिस्पर्धात्मक दल और निष्पक्ष चुनाव, प्रेस की स्वतंत्रता और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको स्थापित करके ये माना जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना
हो गई है। मतलब इनमें सारा जोर लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर होता है, जबकि तात्विक या सब्सटैंटिव जो डेमोक्रेसी है उसका ये मतलब है कि लोकतंत्र एक उद्देश्य की तरह है और उसे स्थापित करने के लिए भले ये प्रक्रियाएं ना पालन की जाएं, जो मैंने अभी बताई, वो प्रक्रियाएं भले ना पालन की जाए लेकिन फिर भी उनकी स्थापना की जा सकती है। जैसे कुछ कम साक्षर देशों में या जिनमें लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास नहीं हुआ है, ऐसे देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संभव है कि जनमत निर्माण में ये प्रक्रियाएं न पालन की जाएं, लेकिन उनका उद्देश्य लोकतंत्रात्मक हो। जैसे एक हो सकता है कि कम समय चुनाव न करने वाली सरकार भी जनता के मत से प्रभावित हो, चुनाव न करवाने वाली सरकार भी जनता के मत से प्रभावित हो और जनमत को लागू करती हो। ऐसे देश जहां पर कि चुनाव के द्वारा निष्पक्ष जनमत निर्माण करना मुश्किल होता है, उन देशों में सरकारें अगर अपने से भले वो चुनाव नियमित न करवा रही हो लेकिन फिर भी जनमत को स्थापित करती हैं। मतलब प्रक्रिया का पालन किए बिना लोकतंत्र के नियमों को स्थापित करना ये तात्विक लोकतंत्र कहलाता है, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी कहलाता है। अब एक अन्य बात, लोकतंत्र केवल एक सिद्धांत नहीं है, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति कैसे है? जब हम अपने समाज के निर्णय लेने में, अपने जीवन के निजी पहलुओं में भी लोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब लोकतंत्र एक जीवन पद्धति बन जाता है। कैसे? जब हम उसमें लोकतांत्रिक तरीके क्या हो सकते हैं? सामने वाले यानी प्रतिपक्ष की बात को सहिष्णुतापूर्वक सुनना, उसे यह विश्वास दिलाना कि तुम्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने में डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे यह विश्वास दिलाना कि तुम्हारा पक्ष भी, तुम्हारा मत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा। ऐसे में लोकतंत्र एक जीवन पद्धति के रूप में भी एक परिवार में, एक व्यक्ति के निजी जीवन में, समाज में सब जगह प्रयोग की जा सकती है। और यह लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जिन देशों में लोकतंत्र जीवन पद्धति के रूप में स्थापित हो गया है या जिन समाजों में हो गया है, वहाँ लोकतंत्र की बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी या हो जाती हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र के बारे में मैंने प्रमुख ये मेरा फोटो है पाठक सर की फोटो के साथ, और आप लोगों को थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा। और बताने की बात बस इतनी है कि हम ऐसे ही आगे भी अन्य टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस जो कि लॉकडाउन के कारण बाधित हुई हैं उनकी भरपाई की जा सके। आप लोग अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मालवीय जी की बात मानते रहिए। दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम। ठीक है, महादेव।